So, very, very good evening to one and all, my dear, lovely children. How are you all? I really hope that you are enjoying at home, right? Because these days are going to get over very soon, right? Yes. So, I welcome you all to the most interesting and informative biology live session on the wonderful, wonderful, and beautiful platform of Avanti. So, today we are going to talk about forceful breathing, right? How this forceful breathing happens, which are the muscles which are involved in forceful breathing. All these things we are going to learn. Okay, yes, that's beautiful. So, Shrishti is telling us the homework that for question 1, abdominal muscles are required and internal intercostal muscles are required. Cool. And it has a major role in breathing. Abdominal muscles moves upwards the diaphragm to reduce the volume of thoracic cavity. The internal intercostal muscles moves rib to rob and resulting in force to exhale. Okay, that's nice. I hope everyone has done it. She has taken it seriously and she has done it. Very nice, Shrishti. So, this is lecture number 4 on the topic breathing and exchange of gases. All of you now are pumped up with the energy, right? Yes? See, I was also very low. Then slowly I got pumped up with the energy. Right? मैंने भी रीड किया था, प्रियांशी ने भी रीड करा है. ठीक है, बैटरी लो होने वाली है अविराल की. अविराल, आपका बर्थडे आ रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते. योर बर्थडे इज नियर. फ्रीडम मिलने वाली है आपको और हम सभी को, है ना? तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बैटरी लो होने वाली है. चार्ज करो उसको. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट यहां से करते हैं. कल हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन सीखने की कोशिश की थी एंड हो सकता है सक्सेसफुली सीख भी लिया था. तो बताओ, इंस्पिरेशन में कौन से मसल्स यूज होंगे? नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन से मसल्स यूज होंगे? नॉर्मल मसल्स में कौन से, नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन से मसल्स यूज होंगे? जल्दी बताने का. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एकदम सही. दे विल कॉन्ट्रैक्ट. प्लस दूसरा बताओ, दूसरा बताओ. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को आगे और ऊपर करेगा. दूसरी मसल्स के नाम, डायफ्रागम के मसल्स क्या है? इतनी बार आपसे स्पेलिंग पूछा था, क्या है बताओ? फ्रेनिक मसल्स. ऑसम, यस, इट इज फ्रेनिक मसल्स. दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होने वाला है? दोनों वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, खींचेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, बाहर से प्रेशर अंदर आ जाएगा, बाहर से एयर अंदर आ जाएगा, इंस्पिरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा. अब हम बात करेंगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन की. हमें एयर और चाहिए, हमें एयर और चाहिए, हम कैसे करेंगे? मैं इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ बच्चा पार्टी. किसकी? इंस्पिरेशन. आपको हवा अंदर लेना है. जब मैं बोलती हूँ ना डीप ब्रीथ इन, मतलब और हवा अंदर जाने का. वो कैसे जाएगा? वो नहीं नुमान, यही तो हम गलत कर देते हैं. फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अलग अलग चीजें हैं. हम इंस्पिरेशन सीख रहे हैं. इंस्पिरेशन को अगर मैं इनहेलेशन बोलूं तो मुझे डांटना मत, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इनहेलेशन इंस्टेड ऑफ इंस्पिरेशन. हम इनहेलेशन भी यूज कर सकते हैं. एक्सपिरेशन के लिए हम एक्सहेलेशन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग किए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर और बाहर आ गया, है ना? और डायफ्रागम नीचे चला गया, फ्लैट हो गया, तो पूरा वॉल्यूम बढ़ गया. अब हमें और उसको बाहर करना है, हमें उसको और भी बड़ा करना है, हमें और भी वॉल्यूम बढ़ानी है, तभी तो ज्यादा एयर अंदर आएगा. हमें और भी वॉल्यूम को बढ़ाना 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 है. और वो होगा ये जो दो मसल्स दिख रहे हैं, ये दो मसल्स दिख रहे हैं, ये वाले मसल्स देखो, ऊपर में ऐसे दिख रहा है ये मसल्स. इसको बोलते हैं स्टर्नो
क्लीडोमैस्टोइड मसल्स। स्टर्नो मतलब स्टर्नम से अटैच, देखो ये स्टर्नम है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं क्योंकि चेस्ट के पास होता है, राइट, चेस्ट के बीच में होता है, इसको ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टर्नम से अटैच, तो स्टर्नो, ठीक है। क्लीडो ये आपका क्लैविकल से भी अटैच है, क्लैविकल से भी अटैच है, ये जो आपका ये जो ब्यूटी बोन है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन, यू नो। अगर आपके जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनते हैं ना, तो उनका ये टेस्ट किया जाता है कि दे शुड हैव देयर कॉलर बोन विजिबल। इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं क्योंकि नेक के पास है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, एंड इसको क्लैविकल भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीन, ये तीन नाम है इनके। तो इस मसल्स को देखो, जो पीछे ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा तो क्या होगा, और भी वॉल्यूम बड़ा होगा, होगा ना। तो जब आपको फोर्सफुल करना है, फील करो, फोर्सफुल करके फील करो, आप फील करोगे यहाँ पे कुछ खिंच रहा है, यहाँ पे कुछ खिंच रहा है, इस साइड, लगता है क्या? वही है आपका स्टर्नोक्लीडोइड मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड बीच बीच में और भी चीजें हैं उसको ऊपर खींचने के लिए, बीच बीच में, उसको बोलते हैं स्कैलीन मसल्स। स्कैलीन मसल्स, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्टर्नोक्लीडोमैस्टोइड मसल्स एंड स्कैलीन मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, और आपका प्रेशर कम होगा, और उसकी वजह से हवा अंदर आएगी। ये है आपका बेटा क्या, बेटा, बेटा बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी ना वैसे, बच्चा पार्टी है ना, बच्चा पार्टी इज गुड। सो मसल्स ऑफ फोर्स्ड इनहेलेशन क्या है, स्टर्नोक्लीडोइड मैस्टोइड एंड स्कैलीन। क्या करेंगे, क्या करेंगे ये दोनों, क्या करेंगे, मुजरा नहीं, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया कुछ भेजे के अंदर, समझा? हम्म, हाँ बिल्कुल, मस्त। यस सृष्टि, वो पढ़ लेंगे सृष्टि। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, है ना, हमारे पास ट्रू रिब होते हैं, फॉल्स रिब होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है सृष्टि। उसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम, लोकोमोशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब आ जाते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल एक्सपिरेशन में जितने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम मसल्स, वो रिलैक्स होते हैं नॉर्मल केस में, नॉर्मल एक्सपिरेशन में या नॉर्मल एक्सहेलेशन में। अगर हमें फोर्सफुल करना है, भाई मेरे को और ज्यादा हवा को बाहर छोड़ना है, मैं कैसे करूं, हाउ आई शुड डू इट, बोलेगा ठीक है तू वेट कर, वॉल्यूम कम करना है ना तुझे, रुक जा, तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो बाहर हवा को छोड़ेगा। मैं क्या करूंगा, आई हैव ना एब्डोमिनल मसल्स, पेट पे मसल्स है, देखो इसको ध्यान से देखोगे, ये सारे मसल्स को देखो, दिख रहा है सब, ये सब एब्डोमिनल मसल्स है आपके, तरह तरह के एब्डोमिनल मसल्स का नाम है, ऑब्लिक मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस, अलग अलग नाम है, वो कैसे अरेंज है, क्या वो सीधा है, हाँ तो ट्रांसवर्स बोल दो, क्या वो ऑब्लिक है, हाँ तो बोल दो ऑब्लिक मसल्स है, क्या वो बाहर से है तो एक्सटर्नल बोल दो, क्या वो अंदर से है तो इंटरनल बोल दो, समझा? तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझो बस एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सोचो, ये वॉल्यूम को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, सोच के बोलना। ये ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहा है ना, ये सारे चीजों को खींच रहा है, क्लोज कर रहा है ना, कम एरिया में ला रहा है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब ये वॉल्यूम को कम करा, वॉल्यूम को कम किया मतलब प्रेशर को ज्यादा किया, और प्रेशर को ज्यादा करने का मतलब यही है कि बाहर छोड़ो, एक्सहेल करो। तो क्या ये समझ आया, एक्सहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका,
एक्सहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? जल्दी 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 बोलने का। कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? एब्डोमिनल मसल्स का। किसका कॉन्ट्रैक्शन? एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड ये आपका हेल्प करेगा फोर्सफुल एक्सहेलेशन में। इसके अलावा कौन सा मसल होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल। देखो अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है ना, ये इधर इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा इसको अंदर से। जो बाहर था वो तो बाहर खींचता था, ये अंदर है ना बच्चा पार्टी, अंदर है। जब अंदर है तो अंदर, जब अंदर खींचोगे तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बताओ। छोटा। और इस वजह से इसका वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा एंड हवा बाहर। समझे? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, ये दोनों हेल्प करेंगे फोर्स्ड एक्सहेलेशन में। किसी को कोई गम, कोई दुख, कुछ समझ नहीं आया? बोलो। एनीवन डिड नॉट अंडरस्टैंड? यस पे क्लिक करो अगर किसी को समझ नहीं आया है तो, सो दैट आई कैन हेल्प यू। क्लिक ऑन यस इफ आपको समझ नहीं आया। ठीक है? साक्षी का डाउट एकदम मस्त है कि मैम जिसके सिक्स पैक्स होते हैं ना, वो कौन सी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं? वो तो बहुत मुश्किल है, वो आप मसल ट्रेनिंग करते हो साक्षी, आप मसल ट्रेनिंग करते हो, मसल ट्रेन करते हो कि मुझे ये वाली मसल्स को दिखानी है, मुझे ये वाली वेन को दिखानी है। जैसे आप ट्रेन करोगे मसल्स को, वो दिखेंगे। इसलिए लोग ट्रेनर के पास जाते हैं, मस्त मस्त वाले ट्रेनर के पास, है ना? तो जो ज्यादा दिखेगा हम उसको दिखाएंगे। अगर ऑब्लिक ज्यादा दिखेगा तो हम ऑब्लिक वाले को ट्राई करेंगे कि वो ज्यादा ऐसे करके दिखे, ऑब्लिक मसल्स हमारे, है ना? जो अंदर में बिल्कुल है वो तो दिखेगा नहीं, जो थोड़े ऊपर ऊपर से हैं उसको हम उभार सकते हैं, उसको बाहर दिखा सकते हैं कि मेरा यहाँ मसल्स है। ओके? वैसे तो सिक्स पैक्स आपके जो हड्डी वाले लोग होते हैं ना, एकदम पतले वाले, उनमें भी आप फील कर लोगे सब कुछ कि क्या क्या है कहाँ पे, है ना? यस। ओके, सो दैट इज दैट। डन? ओके। ये ऑब्लिक मसल्स आपका एब्डोमेन से अटैच है। कहाँ, कौन पूछा था ये? अविराल। ऑब्लिक मसल्स जो है ना अविराल, ये आपके एब्डोमेन से भी अटैच्ड होंगे। तो ऑब्लिक मसल्स आपको हेल्प करता है एब्डोमेन वगैरह में, मतलब पेरिस्टालसिस अच्छे से हो, अंदर खाना अच्छे से जाए, ये सब चीजों में भी हेल्प करता है। ये एब्डोमेन का मसल्स है ना, ये मसल्स आपके है कहाँ? एब्डोमेन से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। ये जब ऊपर खींचेगा मतलब ये फोर्स कर रहा है कि आप भेजो बाहर हवा को, और भेजो बाहर। ठीक है? हाँ सृष्टि। बढ़िया। क्या बताऊं रोहित उसमें, क्या बताऊं, क्या इसमें बता तो रही हूँ यही कि आपको जानना है एब्डोमिनल मसल्स, ये आपका ट्रांसवर्स मसल्स है। जो सीधा सीधा होगा वो ट्रांसवर्स होगा, जो ऑब्लिक ऑब्लिक होंगे उसको क्या बोलोगे? ऑब्लिक मसल्स बोलोगे। रेक्टस पार्ट्स, एक रेक्टस पार्ट है जो रेक्टस पार्ट से अटैच होगा, उसको रेक्टस एब्डोमिनल एब्डोमिनल मसल्स बोलेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, यस अविराल, दैट्स राइट। ठीक है, सबका फंक्शन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रोहित, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं बोल सकती ये अगर मैं एब्डोमिनल मसल्स बोल रही हूँ, अगर मैं एब्डोमिनल मसल्स बोल रही हूँ तो क्या मैं सिर्फ एक को कंसिडर कर रही हूँ? ये तो बस उनका अरेंजमेंट ऐसा है तो मैंने उनको बोला इसका अलग अलग नाम है। अगर आप एमबीबीएस करोगे तो शायद इसका भी अलग अलग नाम देगा वो आपको। रेक्टस के अंदर भी आपको अलग अलग मसल्स पढ़ने पड़ेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर भी कुछ मसल्स पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो? मैं पूरा यूनिट बता रही हूँ आपको कि भाई ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारे
एंड आपको वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा एंड एक्सहेलेशन होगा। ठीक है रोहित, ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा एंड ऑल। दिस इज अ माइंड मैप विच आई एम गोना गिव यू, जिससे कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ रिकॉल करो रिकॉल करो। तो क्या कर सकते हो आप इसको, आप इस चीज को देखो, बस इस चीज को देखो और देखकर कोशिश करो कि क्या मुझे सब याद है। पूरा एनसीईआरटी इसमें लिखा है, पूरा एनसीईआरटी इसमें लिखा है, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे और रिकॉल करोगे कि मैं क्या भूल रही हूँ, मैं क्या भूल रहा हूँ, क्या याद नहीं है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है रोहित, आप कुछ नहीं बोले, मेरे को समझ नहीं आया आपका क्या है, बता दो आप। ये पूरा आपका एनसीईआरटी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, सब कुछ एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट नाउ। चलो, अभी वैल्यू अभी अभी देख लिया है, तो मुझे ये बताओ, ये नॉर्मल वाला था, नहीं ये वाला नॉर्मल है राइट, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन बताओ, टाइडल वॉल्यूम बोलते हो कि नहीं, क्या बोलते हो, टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हो, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसको क्या बोलते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सेस, टाइडल से कितना ज्यादा ले सकते हैं, है ना, स्टर्नोक्लीडोइड मैस्टोइड मसल्स की हेल्प से कितना ले सकते हैं, स्कैलिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके कितना ले सकते हैं। उसी तरह ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है आपका, ये वाला। फिर इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, टाइडल और इंस्पिरेटरी को अगर मैं कंबाइन करूं तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अगर मैं टाइडल और ईआरवी को कंबाइन करूं तो क्या मिलेगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया आपका, है ना, जो रिमेनिंग है। हाँ कांशा, गॉट इट, यू गॉट इट। ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो हो गया आपका। अब यहां से यहां तक बताओ ये क्या है, मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया, मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन करा है, तो इतना, दिस अमाउंट ऑफ एयर विल बी रिमेनिंग इन माई लंग्स, इसको क्या बोलोगे, बिल्कुल सही, यस वैष्णवी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। अगर मैं सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दूं, मैं सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दूं तो क्या होगा बताओ, वाइटल कैपेसिटी। मैं पूरे सबको कंसिडर करूं तो क्या होगा बताओ, इफ आई कंसिडर एवरीथिंग व्हाट विल इट बी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टीएलसी। अब सभी की वैल्यूज बहुत इजी है जानना। हाँ रोहित, हाँ ये चार्ट इंडिपेंडेंस डे के लिए है, हाँ, ट्राई कलर, है ना, यस, ओके, सो मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड इट, नाइस। अच्छा है आपका नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बोल रही हूँ मैं, अच्छा है आपका ऑब्जर्विंग स्किल्स। सृष्टि तिरंगा, तो यहां से वैल्यू क्या कर लेना, टाप लेना। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, आईआरवी क्या है, ईआरवी क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स, ये एनसीईआरटी की वैल्यू है, इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे भी मैंने लिखा है, बट ये एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट कंप्लीटली एनसीईआरटी, तो इसको ब्लाइंडली मत बिलीव करना, दिस इज नॉट एनसीईआरटी, आपको याद रखना है एनसीईआरटी की वैल्यू, दिस इज नॉन एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने बस ऐसे लिख दिया है, दूसरे रेफरेंस बुक से है, हमेशा हम एनसीईआरटी के डेटा को फॉलो करेंगे, जो है आपका ये, या फिर अपनी बुक खोल लेना और देख लेना। ठीक है, अब ये सब तो हमने डिस्कस करा, ये बताओ मुझे, हम एक मिनट में कितना ब्रीदिंग करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रीद इन अ मिनट, एक मिनट में कितनी बारी वी ब्रीद, हे रोहित,
कितनी बार सांस लेते हो? वो तो पल्स है ना रोहित। दीदी दैट इज पल्स। हाँ, मेरे को एनसीईआरटी का डेटा चाहिए, कोई एनसीईआरटी खोल के बताओ मेरे को। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा चाहिए मुझे। यस नुमान, इट इज 12 to 16 टाइम्स। ठीक है, एनसीईआरटी। देखो आकांक्षा ने भी 16 से 17 बोला, सृष्टि ने एवरेज निकाल के 15 बोल दिया, है ना। हमें एनसीईआरटी याद रखनी है, ठीक है। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो चुल्लू चुल्लू में डूबोगे। ठीक है, दिमाग, नीट में ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग चाहिए ही नहीं नीट क्लियर करने के लिए। बस आपको प्रैक्टिस सही तरीके से करना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाए मतलब गया वो नेगेटिव में। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो बताओ, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, एक बार में मैंने 500 ml लिया, तो मैं एक मिनट में कितना ले सकती हूँ हवा? एक बार में वन ब्रीदिंग में 500 ml, तो पूरा एक मिनट में कितना टाइडल वॉल्यूम होगा बताओ? मल्टीप्लाई कर दो इसको 12 से 500 को, तो 12 5 60, 6000 ml, 16 5 80, 8000 ml, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम एक मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट, मल्टीप्लाई कर दो, तो 6000 से 8000 ml। समझे बच्चा पार्टी? उसी तरह सबका निकाल सकते हो, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी वैल्यू मिल जाएगी। समझे कि नहीं? हाँ, अब आते हैं कुछ अच्छा सीखते हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें जानना है इसको। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या समझता है इससे? दिमाग में क्या आता है इस वर्ड से? डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम कुछ गैस कर सकते हो? कुछ डेड सा गैस हो सकता है, डेड मैन। डेड। डेड स्पेस वॉल्यूम का मतलब, आपने टाइडल वॉल्यूम कितना लिया था? 500 ml। आपने टाइडल वॉल्यूम कितना लिया था? 500 ml। मान लो आपने नॉस्ट्रिल से लिया एयर को अंदर, है ना। नॉस्ट्रिल से अंदर अंदर जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, फिर कहाँ पहुंचेगा? आपका ब्रोंकाई में पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही डिवाइड होता होता कहाँ तक पहुंचेगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक पहुंचेगा। कंडक्टिंग पार्ट पता है? कंडक्टिंग पार्ट पता है ना? दो पार्ट थे, कंडक्टिंग एंड रिस्पिरेटरी पार्ट। दो पार्ट थे, कंडक्टिंग पार्ट एंड रिस्पिरेटरी पार्ट। तो ये आपका ये पूरा ट्रैक या नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या है? कंडक्टिंग पार्ट। तो बेसिकली ये समझ लो, कंडक्टिंग पार्ट में जो एयर घूम रहा है, कंडक्टिंग पार्ट में जो एयर घूम रहा है वो आपका डेड स्पेस वॉल्यूम है, क्योंकि वो एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो एल्वियोलाई में नहीं जा रहा। उतना अमाउंट ऑफ एयर हमेशा चाहिए आपको। तो इसका मतलब है, इसके बाद आपको मिलता क्या है? रिस्पिरेटरी डक्ट। फिर क्या मिलता है? एट्रिया। ऐसे ही कुछ कुछ है ना, एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट, फिर फाइनली आपको मिलता है एल्वियोलाई। ये पूरा आपका यहां से यहां तक हो गया एक्सचेंज पार्ट। ये कौन सा पार्ट था? एक्सचेंज पार्ट, है कि नहीं? दिस वाज एक्सचेंज पार्ट। ग्रीन इज मिसिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ग्रीन यूज करेंगे अभी। ओके, तो अब जो डेड स्पेस वॉल्यूम है ना, हमने टाइडल वॉल्यूम लिया 500 ml। उस 500 ml में 350 ml यहां पहुंचेगा और 150 ml
इसी रास्ते में रहेगा हमेशा, समझ रहे हो? फिर जब बाहर भी जाएगा ना टाइडल वॉल्यूम, जब बाहर जाएगा तो आपका 350 ml यहां से जाएगा और 150 ml एज इट इज बाहर चला जाएगा। तो 150 ml एज इट इज आएगा, एज इट इज जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो कंडक्टिंग पार्ट में हमेशा रहेगा। तो इसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। ये 500 ml पूरा नहीं पहुंचा, इससे 150 ml हमेशा यहाँ पे रहता, एंड जो यहाँ रहता दैट इज द डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, ये रहना ही पड़ेगा, ये नहीं रहेगा तो गायब थोड़ी हो जाएगा। ये बिना इसके काम होगा क्या? आप बोलोगे मैम मुझे पानी ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, मैं बस यहाँ अपने घर से स्टार्ट करूंगा और पिंकी के घर तक भेजूंगा, तो क्या आप अपने घर से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पानी गायब कर सकते हो? पाइप में कंप्लीट फ्लो होगा ना रोहित, वो कंप्लीट फ्लो होगा कि नहीं? पाइप में बीच से निकाल दोगे तो पूरा खत्म ना? यस और नो? डिसकंटिन्यूटी अगर कर दोगे ये कभी फ्लो नहीं होगा कंटिन्यूअस। वही बात है यहाँ पे, हमारे बॉडी में भी वही सिस्टम है, हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर इतना रहेगा हमेशा जो यूज नहीं होता, जैसे आता वैसे जाता, जैसे आता वैसे जाता, जैसे आता वैसे जाता, समझे? दिस इज डेड स्पेस वॉल्यूम, गॉट इट? तो 500 में आपका हमेशा 150 क्या है? डेड स्पेस वॉल्यूम। गॉट इट? यू शुड गेट इट। नहीं इशिका, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना जानना है जो भी अमाउंट ऑफ एयर आपका, जो भी अमाउंट ऑफ एयर आपका कंडक्टिंग पार्ट में है, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, कहां तक? कहां तक इशिका? यू शुड आंसर, कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। जो क्वेश्चन पूछेगा वो आंसर करेगा, नहीं तो क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलेगा मेरी तरफ से भी। इशिका बोलो, कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। तो अगर यहां तक आपका एयर है तो आप उसको क्या बोलोगे? जो यूज नहीं हो रहा है, जो आ ही नहीं रहा अंदर, एज इट इज बाहर चला जाएगा, एंड दैट इज योर डेड स्पेस वॉल्यूम। यस इशिका, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, परफेक्ट, वही है डेड स्पेस वॉल्यूम। हाँ सृष्टि बोल रहा है, सृष्टि बोल रही है कि 150 ml आ ही नहीं पाता है, उसके आने से पहले ही हम एक्सहेल कर देते हैं, उसका तो पोपट हो जाता है, राइट? यस, आने से उसके आए बाहर एंड जाने से उसके जाए बाहर, बिल्कुल वैसा ही, आए और जाए, है ना? सो दैट्स डेड स्पेस वॉल्यूम। कमिंग बैक टू दिस कॉन्सेप्ट साइज, आज पूरे जितना भी आपका होमवर्क था सब क्लियर कर रहे हैं ना? साइज की बात की थी हमने, बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? क्या आज कोई मुझे अच्छा डेटा देने वाला है? बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? राइट लंग या लेफ्ट लंग? चलो बढ़िया है, आई थिंक अभी सब लोगों ने पता किया है अच्छे से। राइट लंग इज बिग, बिगर देन लेफ्ट लंग, बिगर देन लेफ्ट, है ना? हाँ यस यस, समझ आ गया होगा, कुछ इसमें पंगा नहीं है, बिल्कुल सही, राइट इज बिगर, गॉट इट? राइट में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, एकदम सही सृष्टि, एकदम झक्कास, बढ़िया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। हाँ प्रियंका, बहुत आपने बताया था, बहुत लोगों ने बताया था, मैंने जानबूझ के उसको एक्सटेंड करा ताकि आप उसको और सर्च करो। अविराल, both are the size of tennis racket, the data which I got। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अविराल, वो इंटरेस्टिंग डेटा आपने सर्च किया होगा तो आया आपके लिए। आगे बढ़े तो यस पे क्लिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ विराल, अच्छा दैट्स नाइस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आपको प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने बोला था ना पूरा ब्रीदिंग इसी के ऊपर घूमेगा आपका,
प्रेशर डिफरेंस पे, पार्शियल प्रेशर पे, जिसका जिधर ज्यादा होगा और जिधर कम होगा तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। हमेशा आपका जो एक्सचेंज होगा गैसेस का हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो। कॉमन सेंस है ना। चलो पहला स्टेप सीखते हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन मतलब एल्वियोलाई के साथ जो एक्सचेंज होगा, जो भी एक्सचेंज आपका एल्वियोलाई के पास हो रहा है वो आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हुआ। देखते हैं क्या होता है। ये आपका एल्वियोलाई है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। ये एल्वियोलाई है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 159 mm ऑफ Hg। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 0.3 mm ऑफ मरकरी। ठीक है। अब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है। कितना होता है? 104। तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, एटमॉस्फेयर की ज्यादा या एल्वियोलाई की ज्यादा? एटमॉस्फेयर की ज्यादा। तो आराम से अंदर आ जाएगा ये एक स्टेप। दूसरा ये भी कंसिडर करना है ना, हमें ये भी कंसिडर करना है, राइट, कि ब्लड वेसल से क्या होने वाला है। तो देखो मैंने ब्लू से बनाया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड वाला आपका है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ये कहां से आ रहा है? टिश्यूज से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये टिश्यूज से आया, हार्ट में गया और हार्ट इसको लेकर आया है। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ले जाएगा हार्ट के पास और हार्ट इसको टिश्यू को देगा जाके। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को। ये वाला कहां से आया ब्लड आपका? दोनों हार्ट से ही आ रहा है, हार्ट से ही आया। लेकिन हार्ट में कहां से आया? गंदा वाला ब्लड टिश्यू वेना कावा से आया है ना, वेन्स, वेना कावा, बड़ा वाला जो वेन होता है उसको वेना कावा बोलते हैं। टिश्यू भेजा दिल को, दिल भेजा लंग्स को। अब लंग्स ने उसको प्यूरिफाई किया, आपका बन गया है ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब ये किसको भेजेगा? मीडियम तो आपका हार्ट है ना, यहाँ पे भी हार्ट को भेजेगा और ये हार्ट फिर से किसको भेजेगा? टिश्यू को भेजेगा। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हमारा इंटरनल रिस्पिरेशन होगा, वो हम देखेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि एल्वियोलाई पे क्या होता है। तो एल्वियोलाई के साथ किसके साथ एक्सचेंज होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अरे भाई 2 हार्ट नहीं होता, एक ही हार्ट होता है रोहित, मैंने ऐसे बना दिया भाई। ठीक है, ओके, समझे? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 40। ध्यान से देख लो, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 40 mm ऑफ Hg। तो बताओ हवा 159, एल्वियोलाई 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40। तो बताओ क्या मूवमेंट होगा? हवा से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके बाद ये ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हमने ऑक्सीजन दे दिया इसको। समझा यहां तक? यस। अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। यहां से देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है? 45 mm ऑफ Hg। कितना है? 45 mm ऑफ Hg। तो ये 45 है। एल्वियोलाई का देखो ना कितना है? 40 mm ऑफ Hg। एटमॉस्फेयर का एक बार देखो ना कितना है? 0.3 mm ऑफ Hg। तो क्या मूवमेंट होगा बताओ? हाई टू लो जाएगा। यहाँ 45 से 40 गया, 40 से 0.3 हो जाएगा, चला जाएगा बाहर।
दिस इज हाउ एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस. समझ आया? दिस हैपन्स एट एल्वियोलाई. एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई. गॉट इट? अब दूसरी स्टेप पे चलो. इंटरनल रिस्पिरेशन मतलब टिश्यू पे क्या हो रहा है. टिश्यू पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका टिश्यू है, ये आपका ब्लड आ रहा है दिल से. ठीक है, हार्ट आपका ब्लड को पंप कर दिया. ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो ब्लड वेसल है हार्ट में गया और फिर हार्ट उसको पंप किया और उसको टिश्यू के पास भेजा. हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसी ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. पहुंच गया. अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? 95 mm of Hg. क्या है? 95 mm of Hg. टिश्यू में जाओ, एट टिश्यू क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2? 20 mm of Hg. 20 mm of Hg. टिश्यू में क्या है? 20 mm of Hg. समझा? तो बताओ, ब्लड से आराम से टिश्यू को आएगा कि नहीं ऑक्सीजन? टिश्यू को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो वो सेल्यूलर रिस्पिरेशन करेगा अंदर में. और सेल्यूलर रिस्पिरेशन करके क्या निकालेगा? CO2. है ना? तो अब CO2 का देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? 40. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू का क्या है? 52. इसका 40 है, इसका 52 है. क्या होगा? क्या इधर से इधर मूवमेंट होगा? बताना, ब्लड से टिश्यू में होगा या टिश्यू से ब्लड में होगा? सोच के बोलना. ब्लड से टिश्यू में होगा या टिश्यू से ब्लड में होगा? टिश्यू से ब्लड में होगा, तो टिश्यू से आपका CO2 आ जाएगा यहाँ. और जैसे ही CO2 आएगा, ये फिर से क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखो फिर से सेम हो गया. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45. देखो 40 एंड 45. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45. समझ रहे हो? ये यहां से फिर किसको लेकर जाएगा? दिल को लेकर जाएगा और दिल इसको लंग्स को भेजेगा. फिर यहाँ पे ये CO2 इसको वापस दे देगा और यहाँ से ये CO2 लेगा, सॉरी यहाँ से ये O2 लेगा और ये O2 फिर से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, दिल को जाएगा, दिल से फिर टिश्यू को जाएगा, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, टिश्यू से CO2 ले लेगा. जैसे ही CO2 ले लेगा फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. फिर से प्रोसेस चलता रहेगा. समझ आया क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? क्लिक ऑन यस जो मैं बोल रही हूँ. ये कथा है ब्रीदिंग की. बताओ जल्दी. इंटरनल रिस्पिरेशन, ये वाला, ये है आपका ब्लड वेसल. ये क्या है आपका? पूरा ब्लड वेसल है. पूरा ब्लड वेसल है. पूरा ब्लड वेसल. ठीक है, ये ब्लड वेसल का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 95 एंड टिश्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 20. तो बताओ ऑक्सीजन हाई से ज्यादा, हाई से कम जाएगा ना. यहाँ 95 है, यहाँ 20 है, ऑक्सीजन आ गया टिश्यू में. सिंपल है. कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 52 है. तो क्या होगा? टिश्यू से ब्लड में जाएगा, CO2 टिश्यू से ब्लड में जाएगा. और जैसा ही ऐसा होगा, जैसे ही ऐसा होगा, O2 तो ऑलरेडी जा चुका, O2 तो ऑलरेडी जा चुका, CO2 आ चुका. O2 जा चुका, CO2 आ चुका. CO2 आएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो जाएगा 45. O2 गया, O2 गया तो 95 से वो कम होके 40 हो जाएगा 40. क्या समझा अभी निधि? समझ आ गया? अविराल एक बार फिर से बता दिया मैंने. हाँ, यस, थैंक यू. दिस इज इंटरनल रिस्पिरेशन, मतलब टिश्यू पे कैसा हो रहा है एक्सचेंज. अगर समझ आ गया है ना तो फटाफट सारे वैल्यू लिखो. तो सारे वैल्यू लिखो. पहले यहाँ की वैल्यू लिखो.
एटमोस्फियर का जो एयर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। एटमोस्फियर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, जल्दी बताओ। 159 लिख दो सब mmHg में, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, 0.3। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। एटमोस्फियर से एल्वियोलाई को भेजो। एल्वियोलाई में कितना, एल्वियोलाई में कितना, PO2 104। फिर एल्वियोलाई से किसको जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO। DO का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। किसको जाएगा उसके बाद, यहां का कितना था, 40। फिर जैसे ही ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड, तो अब बताओ कितना था, 95। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू को जाएगा ऑक्सीजन, तो टिश्यू का क्या है बताओ, टिश्यू का क्या था, टिश्यू टिश्यू अभी याद बताया था ना, टिश्यू का क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तभी तो ब्लड से आएगा यहाँ। टिश्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, 20। तभी ना यहाँ पर आएगा बच्चा पार्टी, कम रहेगा तभी तो आएगा 20 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब टिश्यू से कहा जाएगा, टिश्यू का ऑक्सीजन का खेल खत्म। अब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जाएगा बाहर। टिश्यू से क्या बाहर जाने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 52। टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, टिश्यू पे 52। टिश्यू से कहा जाएगा, टिश्यू से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसको कर देगा डीऑक्सीजनेट, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है सृष्टि, ठीक है, आई कम टू दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। डीऑक्सीजनेटेड में क्या हो, जैसे ही इस ब्लड में 45 आएगा, ये ब्लड बन जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे भी क्या होगा, 45। ये ब्लड आपका क्या बन जाएगा, ये ब्लड बन जाएगा 45। फिर क्या होगा, एल्वियोलाई पे जाओ। एल्वियोलाई का वैल्यू क्या था, 40 था। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, एटमोस्फियर में, एटमोस्फियर में, समझे, ऐसे होगा एक्सपिरेशन। अब एक चीज का ध्यान रखो, आपका ये चीज जो है ना एनसीईआरटी, हाँ, जो एनसीईआरटी है हम वही याद रखेंगे। इसको आप एक बॉक्स में डाल लो, जो मैंने बताया है ना, इसको एक बॉक्स में डाल लो, गलत नहीं है ना, घबराओ मत, गलत नहीं है। एनसीईआरटी का डेटा हम याद करेंगे, इसको बॉक्स में डाल लो, इसको याद नहीं करेंगे। याद क्या करेंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपका 40 एंड 45 है ना, ऐसा ही कुछ है, अभी सृष्टि ने भी दिखाया था मुझे। 40 एंड 45 ये करेक्ट है ना, यस। तो इसको याद रखेंगे 40 एंड 45। तो टिश्यू में 40 होगा आपका ऑक्सीजन का एंड CO2 का होगा 45। एक्चुअली आप अगर एक्चुअल में देखोगे ना, एक्चुअल में अगर देखोगे तो एक्चुअली CO2 इधर आ रहा है ना, तो CO2 आने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो 52 आपका एक ऐसा वैल्यू है जो बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला है, तो जिससे इजीली CO2 आ जाता है। तो वो रेफरेंस बुक से मैंने लिया है, आप लोगों को घबराना नहीं है, नहीं याद करना है इसको। याद क्या करना है, जो एनसीईआरटी में 40 एंड 45, यहाँ पे भी मैं वही लिख देती हूँ ताकि आप, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, 40 mm ऑफ Hg, इसको गलत कर ही दो, एंड 45 mm ऑफ Hg। तो ये यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए बता दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है बताओ, 40 होता है ना, 40 होता है, तभी तो 45 से 40 की तरफ आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 होता है,
तभी तो 45 से 40 की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर आपका ब्लड बन जाएगा क्या, 45 से 40 की तरफ आया तो आपका ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। आपने 45 से 40 को दे दिया, वो फिर से बन गया 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कम था, हमने 45 से इसको दे दिया, 45 से इसको दिया तो ये फिर से बन गया 45, ठीक है। यही वाली वैल्यू फिर से यहाँ आ गई 45। अब एल्वियोलाई में 40 था तो फिर से 45 से 40 को दिया, और एयर को देखोगे तो 0.3 था, तो अपना आराम से 40 से 0.3 चला जाता है। एक बार फिर से डेटा मैच कर लो, एनसीईआरटी का डेटा एक बार फिर से मैच कर लो। कुछ अलग है क्या, कुछ अलग है? आई थिंक ये भी नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इज दिस गिवन इन एनसीईआरटी? नहीं दिया हुआ तो इग्नोर कर दो इसको भी। आई थिंक दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इज दिस गिवन? टेल मी yes or no. No, right? No. तो इग्नोर है ना, वी शुड लर्न टू इग्नोर थिंग्स। इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर इट। मैंने रेफरेंस बुक से लिया है इसलिए डेटा थोड़ी सी अलग है, हमें एनसीईआरटी सीखना है, ठीक है। गॉट इट? So that is respiratory volume. नहीं नहीं, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझे? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। कल की क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आज हम सीखे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टुमारोज क्लास वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सीखने के बाद वी विल हैव सम मोर टॉपिक्स, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, उसके बाद कुछ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स सीखने हैं हमें, एंड फाइनली हमें डिसऑर्डर्स सीखने हैं। आपका होमवर्क है, अगर ये एल्वियोलाई है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है राइट, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आपको ये पता करना है यहाँ पे कितनी लेयर है, स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपका ब्लड वेसल, ये पता करना है आपको, अच्छे से पता करके आना। नहीं आकांक्षा, डेड स्पेस वॉल्यूम आपका 150 ml होता है, एक्सपायर्ड गैस अलग होता है, ठीक है। आप एक्सपायर तो 500 ml ही कर रहे हो, है ना, वो 150 जो बचा हुआ है उसमें वो भी बाहर जा रहा है, एंड फिर रिन्यू हो रहा है, बाहर जा रहा है रिन्यू हो रहा है, ठीक है। यस यस रोहित, तो अभी की क्लास में समझ आया सबको क्या क्या पढ़ा हमने, राइट? तो हम इतना करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। अभी हम डाउट्स लेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट एंडिंग द रिकॉर्डिंग। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके, थैंक यू।